Jai Hind everybody. Welcome, very warm welcome to my channel e-learning. Today we are going to study the topic parturition from human reproduction. ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है, ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, उससे 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग का आज का टॉपिक क्या है? पार्चुरेशन। What do you mean by the parturition? पार्चुरेशन का मतलब क्या है? पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है कि एक्सपेलिंग ऑफ द फुली डेवलप्ड फीटस फ्रॉम द मदर यूट्रस एट द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड। यहाँ पे क्या है? तो एक्सपेलिंग ऑफ फुली डेवलप्ड फीटस फ्रॉम द मदर यूट्रस एट द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड इज कॉल्ड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब ये होता है कि जो भी बच्चा डेवलप हो चुका होता है माँ के कोख में, उसके बाद से वो 9 महीने के बाद से जो वो बाहर निकलता है उसको हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं। यहाँ पे टर्म आप देख रहे हो गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि जो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है इसको हम लोग गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसको हम लोग गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी को। इससे किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें बातें हम लोग इस वीडियो के एंड में देखेंगे कि किस किस तरह से ऐसे सवाल पूछे गए हैं और कैसे सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं, स्पेशली द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट। तो अब हम लोग देखते हैं पार्चुरेशन जो होता है वो 3 फेजेज में बटा होता है। 3 फेजेज में बटा होता है। इस दौरान पार्चुरेशन में मदर को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। वो 3 फेजेस कौन कौन से होंगे जिसमें पार्चुरेशन बटा है? तो वो पहला फेज होता है स्टेज ऑफ डायलेशन। स्टेज ऑफ डायलेशन। अब स्टेज ऑफ डायलेशन में क्या होगा? यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें इस डायग्राम में, स्टेज ऑफ डायलेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बात करना चाहता हूँ कि उसमें जो यूट्रस होता है, उस यूट्रस के बाद से जो वेजाइना से बेबी निकलेगा, तो आप समझ सकते हो कि बेबी का साइज वो थोड़ा अप्रॉक्स एवरेज अगर हम लोग मान लें तो 2.5 kg का कम से कम होगा, 2.5 से 3 kg का होगा। अब उसको उस वेजाइना से पास आउट होना है तो उसमें क्या होना चाहिए? डायलेशन होना चाहिए, फैलना चाहिए। ये सारे जो बोन्स हैं इसमें प्यूबिक सिम्फेसिस है और यहाँ पे सेक्रोलिक जॉइंट्स है और इसमें जो लगे हुए लिगामेंट्स होते हैं, इसमें जो लगे हुए जो लिगामेंट्स होते हैं वो लिगामेंट्स क्या होते हैं? वापस रिलैक्स होने लगते हैं। इस तरह से जो लिगामेंट है इनको रिलैक्स होना होता है ताकि जो बच्चा पल रहा होता है इस कोख में जो बच्चा पल रहा है उसको, इस बच्चे को आने में आराम हो, मतलब कि साथ साथ मदर को भी बहुत ज़्यादा पेन नहीं हो। तो ये बच्चा यहाँ से निकलना चाहता है तो इसको क्या चाहिए? रास्ता चाहिए। इसको रास्ता चाहिए और चौड़ा रास्ता चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? डायलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो लिगामेंट्स है सेक्रोलिक जॉइंट्स में और कॉक्सियल जॉइंट, सेक्रोकॉक्सियल जॉइंट जो होते हैं उसमें जो लिगामेंट्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। वो रिलैक्स किसकी मदद से होंगे? तो ओवरी से, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा, ओवरी से। कहाँ से? ओवरी से एक हार्मोन आएगा, उसका नाम है रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन का काम क्या है? रिलैक्स करने का काम है। क्या काम है? रिलैक्स करने का काम। ये प्यूबिक सिम्फेसिस को, साथ साथ ये जो लिगामेंट्स होते हैं जॉइंट्स के, सेक्रोलेग जॉइंट्स और सेक्रोकॉक्सियल जॉइंट्स के जो लिगामेंट्स होंगे, लिगामेंट ये जो है इसको रिलैक्स करेगा ताकि ये जो एरिया है यूट्रस का वो डायलेट हो, पूरा उसको स्पेस मिले, बेबी बाहर आ सके। तो रिलैक्सिन ओवरी से निकल रहा है और यहाँ पे ये कर रहा है लिगामेंट्स को, सेक्रोलिक जॉइंट्स और सेक्रोकॉक्सियल जॉइंट के लिगामेंट को रिलैक्स कर रहा है, साथ साथ प्यूबिक सिम्फेसिस को भी रिलैक्स कर रहा है ताकि इसको स्पेस मिल सके। अब उसके बाद से आपको ध्यान देना है कि इसको कब पता चलता है कि रिलैक्सिन निकलना है या पार्सुरेशन होना है। तो इसके लिए हमारे पास, हमने पढ़ा है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक हार्मोन है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो यहाँ पे कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन हम लोग ने पढ़ा है और दूसरी से
हम लोग देखेंगे कि जो कॉर्टिकोट्रोपिन है वो डिसाइड करता है, कॉर्टिकोट्रोपिन जो है वो डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है कि कब पार्चुरेशन होगा, टाइम ऑफ पार्चुरेशन, या आप यूँ कह सकते हो कि टाइम ऑफ गेस्टेशन पीरियड। तो इसको पता रहता है कि जब इसको पार्चुरेशन कब करना है, ये इस हार्मोन को, कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन क्या करता है, टाइम ऑफ पार्चुरेशन बता देता है। और इसको अगर मैं दूसरी भाषा में दूसरे तौर पे कहना चाहूँ तो ये गेस्टेशन पीरियड को निर्धारित करता है कि कितने समय का होगा। कॉर्टिकोट्रोपिन अगर जल्दी निकलता है, बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, तो प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है, बच्चा जल्दी ही समय से पहले जन्म ले सकते हैं, जैसे 7वें महीने, या फिर 7.5वें महीने में जन्म ले लेता है। लेकिन अगर ये बहुत ही कम निकला है तो हो सकता है कि वो 9 महीने के बजाय वो 9.5 महीने लगा दे, तो ऐसा हो सकता है। तो कॉर्टिकोट्रोपिन बहुत, इसका निर्धारित मात्रा में निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बच्चा अपने सही समय पे डिलीवर हो सके। तो कॉर्टिकोट्रोपिन जैसे ही रिलीज होगा अपने मॉडरेट लेवल पे, तो फिर उस समय वो डिसाइड कर लेगा कि कब उसको पार्चुरेशन करना है। और ये बात ये फीटस बताता है कि हाँ, नाउ आई एम एबल टू डिलीवर नो, है ना। तो अब वो यहाँ पे जैसे बच्चा डेवलप कर जाता है तो यहाँ पे वो मैसेज भेजता है। मैसेज किसको? वो हिलता है और फिर उसके बाद से वो चिट्ठी नहीं लिखता, बट वो उसके मूवमेंट से फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में, और ये यूट्रस में जो थोड़ा हल्का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो कॉन्ट्रैक्शन फिर नर्वस सिस्टम पे जाएगा। नर्वस सिस्टम जो होगा, नर्वस सिस्टम से वो क्या होगा, मैसेज पहुंचेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। नर्वस सिस्टम से कहाँ पहुंचेगा वो? पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे, तो अब जैसे वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे पहुंचेगा तो उसके बाद से यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट हार्मोन रिलीज होने वाला है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है ना, यहाँ पे जो यूट्रस यहाँ पे बना हुआ रहता है हमारे फीमेल्स में, तो जो यूट्रस यहाँ पे बना रहता है इस तरह से यहाँ पे यूट्रस बना रहेगा, है ना। और ये वेजाइना हो गया, सर्विक्स, फिर आगे इस तरह से वेजाइना, समझ लो, ओवरी। तो ये जो यूट्रस आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ये जो यूट्रस बना हुआ है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि उसको और भी ज़्यादा, ऑक्सीटोसिन इसको और भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ये इस यूट्रस पे काम करता है और भी ज़्यादा दबाएगा, यहाँ से दबाएगा, यहाँ से दबाएगा, चारों तरफ से इसको दबाने लगेगा। तो वो धीरे धीरे ना वो और भी ज़्यादा दर्द बढ़ते चला जाएगा क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो रिस्पॉन्स फीटस नहीं दिया तो इसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्स है, बार बार ये और हिलेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर और मैसेज जाएगा और ऑक्सीटोसिन निकलेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर और ज़्यादा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकल रहा है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन के बाद से फिर ये फीटस आगे की तरफ बढ़ने लगेगा, दर्द करेगा। दर्द इतना करता है कि जैसे हमारी हड्डियाँ टूटने लगेगी। 50 डेल का इसमें दर्द होता है। फिर मदर को कितने डेल का? 50 डेल। डेल क्या है? ये यूनिट है दर्द को नापने का। मतलब ये 50 हड्डियों को या फिर 40-50 हड्डियों को जितना टूटने में दर्द होगा उतना ही ज़्यादा लगभग दर्द होता है। इसको डायलेशन में, मतलब इसको डायलेशन के दौरान लगभग कितना समय लग जाता है? इसको डायलेशन के समान दौरान लगभग ये 10 से 12 घंटे लग जाते हैं डायलेशन में। और ये डायलेशन बहुत अचानक से नहीं होता, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दर्द होते 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 बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और अंत में सेकेंड स्टेज होगा, अंत नहीं हुआ है अभी, बट सेकेंड स्टेज होगा वो होगा एक्सपल्सन, स्टेज ऑफ एक्सपल्सन पे जैसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगेगा तो अब फीटस क्या होगा, वो नेचुरली भी क्या होगा, ये अब आगे आ जाएगा और ये डिलीवर हो जाएगा। तो इस फीटस को जो बाहर निकल रहा है सर्विक्स के रास्ते और वेजाइना से होकर फिर बाहर जो निकल जाता है, इसको हम लोग कहते हैं स्टेज ऑफ एक्सपल्सन।
नेक्स्ट ये सवाल है कि ये एक्सपल्सन में कितना समय लग जाता है। तो एक्सपल्सन में लगभग समय जो लगता है वो 10 मिनट का लगता है, बहुत ज़्यादा समय इसमें एक्सपल्सन में नहीं लगता। अंत में क्या होता है कि हम लोग वेट करते हैं कि कब इसका प्लासेंटा, जब बेबी बाहर आ जाता है तो उसका हम लोग इसके अंदर प्लासेंटा रह जाता है, फिर मतलब मदर के अंदर कुछ देर के लिए प्लासेंटा रहता है, और फिर लास्ट में जो लास्ट स्टेज है वो क्या है, वो प्लासेंटल स्टेज है। मतलब कब प्लासेंटा बाहर मदर से आ जाएगा, तो वो प्लासेंटा का बाहर निकलने को हम लोग प्लासेंटल स्टेज कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा 3 स्टेज में पार्सुलेशन हुआ। पहला स्टेज जो डायलेशन था, दूसरा एक्सपल्सन, और तीसरा प्लासेंटल स्टेज। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि जब वो बेबी पैदा हो जाता है तो फिर उसमें मदर में किस तरह से बदलाव होगा। मदर में बेबी पैदा हो जाने के बाद से 24 घंटे के अंदर, या 24 घंटे से आप ले लो 48 घंटे तक, तो 3 दिन भी लग जाते हैं मदर के मिल्क को बनने में, या माना जाता है कि लगभग 1 दिन में बन जाना चाहिए, बट इसका ड्यूरेशन थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो बेबी जन्म लेने के बाद से जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है, और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन ये जो मिल्क होता है, जो एल्वियोलाई होता है मेमोरी ग्लैंड में, उस मेमोरी ग्लैंड में वो मिल्क का प्रोडक्शन करता है। उस मेमोरी ग्लैंड में क्या बनाता है? वो मिल्क बना देता है। तो अब ये मिल्क बनाने का काम किसने किया? प्रोलैक्टिन ने किया। वहीं पे आप जानते हो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मेमोरी डेवलपमेंट में, एल्वियोलाई के डेवलपमेंट में, एपिथेलियल सेल्स में जो उसमें डेवलपमेंट होता है, फैट डिपोजिशन होता है, इसमें वर्क करते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। जहाँ पे प्रोलैक्टिन है वो मिल्क प्रोडक्शन और स्टोरेज का काम करता है। अब क्या है कि इस मिल्क को हमें चाहते हैं कि बेबी इसको पिए, है ना। तो यहाँ पे बेबी जब पीना चाहता है तो वो डायरेक्टली सक करते हैं, तो मिल्क नहीं आ पाता डायरेक्ट। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन फिर से इस पे आता है और इसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिसकी वजह से मिल्क फाइनली इस निपल से बेबी के तक पहुंच पाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन 2 जगह पे हम लोग ने देखा। एक तो बर्थ हार्मोन में देखा, जैसे जो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बर्थ हार्मोन में हमने देखा, और दूसरा यहाँ पे मिल्क के इजेक्शन में। तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीटोसिन को 2 नाम देंगे। पहला नाम हम लोग देंगे बर्थ हार्मोन, क्योंकि ये बर्थ में रोल प्ले कर रहा है, बर्थ हार्मोन। और दूसरा हम लोग इसको नाम देंगे मिल्क इजेक्शन हार्मोन। दूसरा नाम हम लोग देंगे मिल्क इजेक्शन हार्मोन। होप सो कि आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर किसी भी प्रकार का अभी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में प्लीज़ पूछिए। यहाँ पे जो मिल्क होगा वो थोड़ा यूनिक होगा बाकी मिल्क से। शुरुआत के जो 2 से 3 दिन का जो मिल्क होता है मदर में, उसको हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रम। और ये जो कोलेस्ट्रम होगा, इस कोलेस्ट्रम में कुछ खास बातें हैं। कोलेस्ट्रम में खास बात ये है कि ये बच्चे के ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज है। क्या है इसके पास? एंटीबॉडी, IgA एक एंटीबॉडी है। साथ साथ इसमें लेक्ट एल्बुमिन, लेक्ट एल लेक्ट एल्बुमिन और प्रोलैक्टिन, सॉरी लैक्टोप्रोटीन, लैक्टोप्रोटीन जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो कि बेबी के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। IgA क्या ऐसा पैसिव इम्यूनिटी की तरह काम करेगा, मतलब कि बेबी का वो खुद का एंटीबॉडी नहीं है। ये एंटीबॉडी कहाँ से आ रहा है? मदर से आ रहा है। तो वो बेबी को मिलेगा, जिससे उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी और इन्फेक्शन से वो बेबी बचा रहेगा। नेक्स्ट इसमें और भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जो कोलेस्ट्रॉल के बाद से जो मदर का जो नॉर्मल मिल्क होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। उसमें फैट होगा, प्रोटीन होगा, सोडियम होगा, सोडियम होगा और सोडियम होगा, कैल्शियम होगा,
पोटेशियम हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है कि मदर के मिल्क में कभी भी विटामिन सी नहीं मिलता, मदर के मिल्क में विटामिन सी नहीं मिलता, ये लैक होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मदर के मिल्क में विटामिन सी नहीं मिलता। और ऑन एन एवरेज जो मदर होती है वो लगभग कितना दूध देती है, 1 से 2 लीटर पर डे वो दूध दे सकती है ऑन एन एवरेज। तो यहाँ तक हम लोगों ने मिल्क के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कि तब क्या होगा कि मान लीजिए मिल्क निकल ही नहीं रहा, मिल्क अगर नहीं निकलेगा इन द सेंस कि बच्चा मिल्क नहीं पी रहा, तो फिर क्या होगा कि उसके अंदर दूध रह जाएगा एल्वेलाई में, और इस एल्वेलाई में अगर दूध रह गया, ये बाहर नहीं निकला, ये दूध रह जाएगा, तो ये और भी मिल्क फॉर्मेशन को स्टॉप कर देगा। तो मिल्क फॉर्मेशन को क्या करेगा, ये स्टॉप कर देगा इस प्रोसेस को ही। जो अगर मिल्क नहीं निकला, मतलब बनने के बाद से बेबी ने नहीं पिया, तो फिर ये मिल्क फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग इनहिबिटरी पेप्टाइड कहते हैं, इस चीज़ को हम लोग कहेंगे इनहिबिटरी पेप्टाइड। कुछ क्वेश्चंस इस तरह से हैं जो पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है नीट का जो हर बार पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट एज ए मिल्क इजेक्शन हार्मोन, इनमें से दिए गए में से कौन सा है जो मिल्क इजेक्शन हार्मोन की तरह पे काम करता है। इसका आंसर क्या होगा, रिलैक्सिन नहीं होगा, प्रोलेक्टिन नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, एस्ट्रोजन नहीं होगा। तो इसका आंसर इसमें से तो नहीं है। ऑप्शन क्या है इसका आंसर, ऑक्सीटोसिन। अगर आपने में से किसी ने भी इसमें से कोई आंसर मारा तो हो सकता है वो गलत ही है। इसका सही आंसर क्या है, ऑक्सीटोसिन। मैं बस आप लोग को देख रहा था कि आपका आंसर क्या आ रहा है। गुड। बट अभी इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिड्यूस द लेबर पेन, रिड्यूस द लेबर पेन इन फीमेल, है ना। लेबर पेन मतलब कि पार्चुरेशन के दौरान जो दर्द होता है वो किसके द्वारा कम किया जाता है, रिड्यूस लेबर पेन। तो बताइए जल्दी से एकदम कमेंट में आप लोग। इसका आंसर होगा सही में रिलैक्सिन। रिलैक्सिन ही जो होता है वो डायलेशन का काम करता है, जिसमें मदर को थोड़ा रिलैक्स होता है दर्द में, और फिर आंसर यहाँ पे जो होगा वो रिलैक्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टाइम ड्यूरेशन, हार्मोन विच डिसाइड द गेस्टेशन पीरियड और टाइम ऑफ पार्चुरेशन, है ना। हार्मोन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डिसाइड इसमें से कौन सा हार्मोन है जो कि डिसाइड करता है इसमें से कौन सा हार्मोन है जो कि डिसाइड करता है कि पार्चुरेशन कब होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा CRH। CRH क्या है, ये है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि जिसको कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन भी हम लोग कहेंगे। तो वो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इंड्यूस करता है। तो कॉर्टिकोट्रोपिन जो रिलीजिंग हार्मोन है, कॉर्टिकोट्रोपिन जो हार्मोन होगा वो क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा कि पार्चुरेशन कब होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाता है, एक ऑरली में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग अपना आंसर कमेंट में दीजिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन मदर्स मिल्क, है ना। मदर के मिल्क में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है IgA और फैट, कैसीन प्रोटीन एंड विटामिन C। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, विटामिन C होना चाहिए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें इसमें पाई जाती थी। तो